हेलो एवरीवन, दिस इज युक्ति बेलवा। मुझे कभी नहीं लगा था कि नेपाल के लाइसेंस को लेकर कभी इतनी चर्चा होगी या इतनी चर्चा करने की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंडिया से जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा तक नहीं लगता, ना ही उनको पासपोर्ट की जरूरत होती है। इंडिया और नेपाल के इतने क्लोज टाइज हैं, इतने सारे बॉर्डर शेयर हैं कि हमें ऐसा लगता है कि नेपाल में नहीं, हम किसी इंडिया के ही छोटे से शहर में आए हुए हैं। जब भी कोई इंडियन नेपाल जाता है तो उसे ऐसे ही लगता है शायद वो इंडिया के किसी छोटे से शहर में आया हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा, वहाँ का वातावरण, वहाँ का एनवायरनमेंट सब कुछ इंडिया से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि आज हम नेपाल के लाइसेंस जो कि इंडियंस को मिलता है या फॉरेनर्स को मिलता है, उसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं दो नोटिस के बारे में बताऊंगी जो 17 अक्टूबर और 10 नवंबर को आए थे। ये दोनों ही अलग अलग दिनों में आए हुए हैं और क्या इसमें समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है, और क्या जो बच्चे नेपाल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इन नोटिस से डरने की ज़रूरत है। इस वीडियो में आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी 17 अक्टूबर को आए इस नोटिस के बारे में। इस नोटिस में ऐसा क्या लिखा हुआ था कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इतने घबरा गए, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी अपना इसमें मत रखा, ओपिनियन रखा और बच्चों को अवगत कराया कि कैसे नेपाल का जो लाइसेंसिंग है वो एफएमजीएल के रेगुलेशन के हिसाब से नहीं मिल रहा है। इसको कवर किया गया एजुकेशन टाइम्स द्वारा भी, और बताया गया कि कैसे नेपाल इज़ नॉट फॉलोइंग एफएमजीएल रेगुलेशंस 2021 और इंडियंस जो नेपाल में जा रहे हैं वो गलत जा रहे हैं, और यहाँ पे जाने वाले बच्चों को जो लाइसेंस मिलेगा उससे वो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्या लिखा था, आइए जानते हैं। जितने भी फॉरेन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो अगर नेपाल में लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वो रजिस्टर होते हैं अंडर सेक्शन 21F जो कि नेपाल मेडिकल काउंसिल का है। इसमें उन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट से, जिस कंट्री से उन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करी है, वहाँ से गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लाना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी नेपाल के कॉलेज से ही पढ़ रहे हैं उनको ऐसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो सीधा लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके तीसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि एडिशनली जो फॉरेन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे उनको एनएमसी के लॉज और लेबर एक्ट के लॉज को फॉलो करना होगा। लेबर एक्ट के लॉ हमेशा आपने सुना होगा, लाइसेंसिंग वाली चीज़ में लिखा होता है। देखिए, लेबर एक्ट होता है क्योंकि आप स्टडी वीज़ा पे अगर गए हैं तो उस वीज़ा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा, कितने टाइम आप उसमें रह सकते हैं, कब कब वर्क वीज़ा रिन्यू करना है, ये सब लेबर एक्ट में लिखा होता है फॉर इंटरनेशनल पीपल, फॉर इंटरनेशनल सिटीजन्स। तो ये लेबर एक्ट होता है जिसको पढ़ के आप अपने वीज़ा को उसी अकॉर्डिंग लगाइए जिस अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे उस कंट्री में आप काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वीज़ा आपको लेना होगा। अभी तक तो जो आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही और सटीक लग रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ड्यूरेशन 4.5+1 है। जो इंडियंस नेपाल के कॉलेज से पढ़ रहे हैं उनको लाइसेंस के लिए बैठने दिया जाएगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बहुत नेगेटिविटी फैली इसके लिए। वो लाइन जिसने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को परेशान किया, वो लाइन इस तरीके से है कि नेपाल मेडिकल काउंसिल अलाउड सिटीजन्स अदर देन नेपाली टू गेट रजिस्टर्ड एज फॉरेन डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। क्या है फॉरेन डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन कैटेगरी? फर्दर क्लैरिफाइज। नाउ अगर मैं थोड़ा जानती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज को, तो जब भी हम फर्दर क्लैरिफाई करते हैं तो बेसिकली हम प्रीवियस स्टेटमेंट को ही और सपोर्ट करने के लिए लिखते हैं। तो फर्दर क्लैरिफाइज के बाद लिखा है वह दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज सिमिलर टू नेपाली स्टूडेंट। यहाँ पे नॉट वर्ड नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे एक्चुअली में दे विल बी ट्रीटेड एज सिमिलर टू नेपाली स्टूडेंट आना चाहिए था, बिकॉज फर्दर क्लैरिफाई के बाद इंग्लिश के रूल के हिसाब से, इंग्लिश ग्रामर के रूल के हिसाब से आपको फर्दर क्लैरिफाइज के बाद उस सपोर्ट करने वाली ही स्टेटमेंट होती है, क्योंकि आप उस स्टेटमेंट को ही थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे होते हो। सो मेरी नज़र में मुझे जो लगा कि ये लाइन एक्चुअली एक मिस प्रिंट था या टाइपो था जिसमें नॉट वर्ड ऐड कर दिया गया, क्योंकि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के बच्चों को ये नहीं बोल सकते हम आपको सिमिलर ट्रीट नहीं करने वाले हैं। लेकिन पहली वाली लाइन मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, बिकॉज फॉरेन डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन अलग होता है। कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उनका एक जो रजिस्ट्रेशन कैटेगरी तो होता है वो डिफरेंट होता है। सो बेसिकली जो फर्स्ट लाइन इस पैराग्राफ की थी उसमें लिखा था कि विल बी रजिस्टर्ड इन द फॉरेन डॉक्टर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी।
ये मैं समझ सकती हूँ बिकॉज हमारे इंडिया में भी इंडियन सिटीजन्स को अलग कैटेगरी में डाला जाता है और बाहर के विदेशी को अलग, उनको टेम्परेरी रेजिडेंट मिलता है एंड ऑल दैट। सो बेसिकली इसमें पूरे लेटर में सिर्फ यही लाइन नॉट ट्रीटेड वाली लाइन ही नेगेटिव जा रही है, जो कि मिस प्रिंटिंग या टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मुझे। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ एक्चुअली अ टाइपिंग मिस्टेक। नाउ हम बात करते हैं जो नया रूल रेगुलेशन आया उसके बारे में। देखिए इसमें सारी बातें, जो नया रूल आया उसमें सारी बातें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से लिखी गई हैं कि 5.5 है, 1 ईयर कंपल्सरी इंटर्नशिप है नेपाल में, और उसके अलावा ड्यूरिंग द इंटर्नशिप आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है provisional. According to NMC internship guidelines, the MBBS BDS student must complete the internship in the teaching hospital affiliated to their respective medical college, जो कि हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन भी सेम बात बोलता है। This provision registration is equivalent to Nepali citizenship, allowing both Nepali and international students to practice medicine equally. So नेपालियों को भी प्रोविजनल मिलता है और बाहर के देश के लोगों को भी जो है प्रोविजनल ही मिलता है। After graduation, foreign nationals are eligible to take the licensing examination as per the NMC regulation. Upon passing the licensing examination, the foreign candidate can obtain a license equivalent to that of Nepali citizens. This license procedure does not require good standing certificate from the candidate's home country council. So पिछले जो नोटिस आया था उसमें जो गलतियां थी वो सुधारी गई हैं। एक और चीज़ बोली गई, जो गुड स्टैंडिंग वाला सर्टिफिकेट है वो उन लोगों को चाहिए जिन्होंने अपनी पढ़ाई या अपनी डिग्री नेपाल से बाहर कहीं से ली हो, लेकिन वो नेपाल में अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं। उन लोगों को अपनी कंट्री या फिर अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी लेके आना होगा, लेकिन उनके लिए नहीं है जो बच्चे नेपाल के मेडिकल कॉलेज से ही पढ़ रहे हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया था, पूछा था व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब कमेंट पे भी कि नेपाल के बारे में वीडियो बनाइए, उसे क्लैरिफाई कीजिए। तो ये है मेरी क्लैरिफिकेशन अबाउट द 2 सर्टिफिकेट्स ऑफ नेपाल मेडिकल काउंसिल। मैं खुद भी जब नेपाल मेडिकल काउंसिल गई थी और वहाँ के रजिस्ट्रार से मैंने बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि इंडिया और नेपाल का जो जिस तरह का कॉम्बिनेशन है, जो कंट्री के बीच में टाइज़ है, उसके हिसाब से कभी भी नेपाल और इंडिया के बीच में कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं आ सकती। खैर ये बात 2021 की है, तो 2021 में तो मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से ये बात बताई थी कि जो भी इंडिया के रूल्स होंगे नेपाल उसे फॉलो ज़रूर करेगा, और इसी वजह से मैंने आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया कि आप नेपाल जाइए। नेपाल इज़ वेरी मच फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड विल फॉलो रूल्स इफ़ नीडेड इन द फ्यूचर। सो जो भी क्लैरिफिकेशन थी, आई होप आपको समझ में आई होगी कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे। अगर आपने नेपाल में एडमिशन लिया है तो डोंट वरी, यू आर एट द राइट प्लेस। So many students have commented on Instagram, DM'd me asking, ma'am, is it okay? मैंने एडमिशन लिया, is नेपाल safe? Yes, it is safe. एंड नेपाल मेडिकल काउंसिल के इस नोटिस पे हम 100% भरोसा कर सकते हैं। जो क्लैरिटी हमें चाहिए थी बहुत अच्छे से उन्होंने दी है, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। प्लीज़ पास ऑन दिस इन्फॉर्मेशन टू ऑल योर फ्रेंड्स हु आर इन नेपाल, जस्ट टू मेक देम assured about this, and all the very best to all the students. Thank you so much.